सेमिनार में अगर इसमें किया रमेश सर को मिस कर रहा हूँ, तो मुझे लगा उनको भी देखने मिलेगा और उनका कुछ ना कुछ डायलॉग सुनने मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आई विल बी वेरी इनफॉर्मल बिकॉज मैं भी कुटेजा एकेडमी का प्रोडक्ट रहा हूँ और मेरे लिए सुनील सर सबके के सर होंगे, मेरे भैया हैं, तब भी थे, आज भी हैं, आगे भी हैं। तो यहाँ पे फैमिली वाला एनवायरनमेंट मैं जब तैयारी करने आया था तब भी था, मैंने तैयारी करते हुए सिलेक्शन लिया तब भी था, सिलेक्शन के बाद नौकरी कर रहा हूँ तब भी है। और बाकी सभी मंच पे बैठे हुए प्रणव, मानस जी, संदीप, सभी मैंने हम लोग एक दूसरे से परिचित रहे हैं और भी लोग हैं जो संस्थान से जुड़ कर निकले हैं। मुझे तैयारी पे बोलना है आपके मतलब आप लोगों के साथ, लेकिन उससे पहले यही चीज़ बताना चाहूँगा कि इनके साथ साथ और भी जितने लोग हैं, इस संस्थान की खासियत ये है कि हम लोग शायद अपनी नौकरियां कोई भी हो, कोई किसी फील्ड में है, कोई किसी फील्ड में है, लेकिन शायद हमारा जो जुड़ाव है वो मानसिक है और उसी प्रकार का है। जैसा कि हमने पहले दिन एकेडमी में संस्थान में प्रवेश किया था तैयारी के लिए, तब था, वैसा ही शायद आज भी है और आगे भी बना रहेगा। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें मुझे लगता है कि मार्गदर्शन लेना है तो मैं सुनील सर से भी, भैया से भी मार्गदर्शन लेता हूँ। और हम लोग की कोई चीज़ होती है तो मेरे ख्याल से एक स्वस्थ परंपरा है किसी भी चीज़ की कि आपका जो अंतर वैयक्तिक संबंध है वो वैसा ही बना रहे और वही सम्मान आप अपने जो आपके साथ जुड़े हैं, जो गुरुजन के रूप में हैं, जिन्होंने आपको इस फील्ड में आने के लिए पहली दिशा दी, आपकी दशा सही करी दिशा दे करके, उनका बना रहे। तो मैं इसी के साथ आपसे अनुमति लेकर शुरू करता हूँ सर। और सबसे पहले मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अभी यही पूछ रहा था तारक सर से कि मैं बोलना क्या है, मुझे मतलब टॉपिक क्या है। वो इसलिए नहीं कि मैं बोल सकता हूँ या नहीं, देखो सरकारी नौकरी में आने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि जाते हैं किस मुद्दे पे है, तो वो आदत में बना हुआ था। तो सर ने हम हंसी मजाक में उस बात हुई कि बोलना क्या है। मेरा एडिशनल एसपी भी यहीं का प्रोडक्ट है, लखन पाटिल, एडिशनल एसपी शहर है, ये भी आप लोगों के बीच में है। दोस्तों ये है कि तैयारी करने के लिए जो मुझे लगता है हर साल एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है, आप सुनते रहते होंगे। पहले अलग था, हमारे समय में डेफिनेटली अलग था। मैं 2001 से दे रहा हूँ, सबसे पहले 2001 में सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद फिर इंटरव्यू दिया था और उसके बाद 2004 बैच में पुलिस में, 2001 में मैं डिफेंस अकाउंट्स में था। तो डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है, जो सिलेबस उसमें संशोधन होते रहते हैं और कहना चाहिए कठिनाई का लेवल भी बढ़ता जाता है। हर बार आपको लगता होगा कि पहले वाला पेपर, अभी 10-12 साल पहले का कोई पेपर उठाते होंगे तो मन में ये फीलिंग आता होगा ये तो बना लेता, अभी कैसा कठिन आ रहा है। तो ये फीलिंग जब तुम लोग के दिमाग में है, आई थिंक 2001 में हम लोग के दिमाग में भी थी, 97-98 में आपके दिमाग में भी रही होगी। हम लोग जब 2001 में थे तो 97 वाला इजी था, बना दिया तो उसमें टॉप कर दिए होते, अभी थोड़ा कठिन आ रहा है। तो ये एक फीलिंग है, बनी रहती है। बट मैं ये बता दूं कि सिविल सर्विसेज, चाहे वो आपकी यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससी हो, ये एग्जाम ऐसे एग्जाम है जिनमें कठिनाई का लेवल कमोबेश वही रहता है, बिकॉज चीजें बड़ी सापेक्षिक। सिंपल है कि 100 सीट निकली है, तुमको 100 सीट में अपने आप को लाना है। अभी बगल वाला 90 ला करके आ रहा है तो आपको 91 लाना है, बगल वाला 60 पे आ रहा है तो आपको 61 पे आना है। दैट्स इट। यूपीएससी का सिंपल गेम यही है। स्कूल और कॉलेज जैसा नहीं है कि मुझे 95% लाना है तो मैं क्लास टॉपर हूँ, या मैं 95% में ग्रेड A1 A++ एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। इसमें अगर एग्जाम का स्तर कठिन होता है तो सारे लोगों के लिए होता है, एग्जाम का स्तर सरल होता है तो सारे लोगों के लिए होता है। तैयारी के लिए मटेरियल तत्समय में सारे लोगों के लिए लगभग एक स्तर का उपलब्ध होता है, वैसे ही समय बदलता जाता है। मटेरियल की गुणवत्ता या संख्यात्मक रूप से बहुत सारे और जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो विभिन्न प्रकार से मटेरियल प्रोवाइडर्स
की उपलब्धता बढ़ती है तो मटेरियल आपको भी उपलब्ध होगा, सबको भी उपलब्ध होगा। सो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि ये आप मन से निकाल दीजिए कि पहले एग्जाम सरल था अभी कठिन है, या पहले कठिन था अभी सरल है। एग्जाम पहले भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, आगे भी वैसा ही रहेगा। तो कहने का मतलब है एग्जाम देने वाले और उसमें से मान के चलिए जब आप प्रीलिम्स देते हैं, चाहे 1 लाख लोग दे रहे हो, 4 लाख लोग दे रहे हो, प्रीलिम्स देते हैं, पास होने वालों की संख्या मेंस में एग्जाम 15 गुना आई थिंक, तो 15 गुना को ही बुलाया जाएगा। तो सीटों पे डिपेंड करेगा, कॉम्पिटिटिव उसी आधार पर बनेगा। एक सीट है तो 15 आदमी ही जाओगे मेंस में, अब मल्टीप्लाई बाय 0 करके आप देख लो कितने लोग करोगे। सिमिलरली मेंस जब देते हो तो इंटरव्यू में 3 गुना आओगे तो 3 गुना आओगे, तो वो जो लेवल है वो वैसा ही रहेगा। तो मुझे लगता है कि वो सब चीजों को जो हमारे दिमाग में कई बार जब हम तैयारी करने आते हैं तो बाहरी आवरण बहुत ज्यादा हो जाता है, तो बाहरी चीजों को पूरा निकालिए और पूरे मनोयोग से आपको उसमें लगना पड़ेगा कि अब मैं तैयारी करने आया हूं, तो बाकी चीजों पे आप ध्यान ना देते हुए आप सिंपल आप रखें कि आपको तैयारी करनी है। बेस्ट है, सबसे उत्तम है कि आपने तैयारी करना शुरू किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो गया, आपकी मनचाही रैंक पे, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और ये बेस्ट कॉम्बिनेशन थोड़ा कठिन है, सबके लिए उपलब्ध नहीं है। तो उसमें फिर दूसरा क्या है कि आपने पहले में ही सिलेक्शन पा लिया, फिर से आपने प्रयास किया, या हो सकता है पहले में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तीसरा है आपने फिर से प्रयास किया। तो कहने का मतलब है कि अब आप तैयारी करने आए हैं तो ये चीज आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। आप अपने आप को बेस्ट मानते हैं, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है दैट इज फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट रैंक, बट यू हैव टू बी रेडी फॉर द वर्स्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट नो रैंक, ठीक है, दिस इज व्हाट इज एग्जाम। अदरवाइज तो फिर चीजें एकदम क्लियर रहेंगी किसको क्या मिलने वाला है, क्या आने वाला है। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द बेस्ट कि आप कर रहे हैं, बट बी रेडी फॉर द वर्स्ट टू फेस इट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि विगत वर्षों में कुछ केसेस ऐसे देखे हैं कि काफी लोग बहुत सारा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, अच्छा खासा पढ़ करके आप लोग आते हैं, कई प्रकार की जिसको कहना चाहिए प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग यहाँ पे आते हैं एग्जाम देने के लिए, बीए, बीएससी, इंजीनियरिंग, अदर प्रोफेशनल कोर्सेज आप करके आते हैं। तो आप ये मानिए कि एग्जाम में जब आ रहे हैं तो आप अपना बेस्ट देने के लिए आ रहे हैं, आपके पास होने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। ये फीलिंग इसलिए चाहिए क्योंकि यूपीएससी या पीएससी की जो तैयारी है वो लाइफ में सकारात्मक जिसको बोलते हैं पहलू अपने साथ रखना, इसको मानती। आप नेगेटिव होकर के देख लीजिएगा, आपका तैयारी में बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, योर रिजल्ट विल गेट अफेक्टेड। सो इसलिए आपको टोटली पॉजिटिव रहकर के पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको तैयारी करनी होगी। तो ये एक चीज मेरे लिए बहुत जरूरी है। उसके अलावा यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप चाहते हैं कि आप अफसर बने और आप तैयारी करने आए? ये नहीं करना, आप चाहते हो तब तैयारी करो, माँ बाप के प्रेशर में करने वाला काम मत करना, वो भी आपके लिए नेगेटिव आता है। आपका अगर कोई और फील्ड है तो कृपया उस फील्ड में जाएं। आपको लगता है कि मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ, मैं रिसर्च के फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ, कोई भी और फील्ड बहुत सारे हैं, मतलब अल्टीमेटली आपको प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन भी चाहिए। अगर आपको लग रहा है चलो ये भी करके देख लेते हैं, डोंट कम विद दिस एटीट्यूड, तो ये करके देख लेते हैं नहीं, क्योंकि पीएससी मान के चलिए उतने दिन के लिए आपके दूसरी चीजों से आपको अलग हटना पड़ेगा। वो आपको एकदम क्लियर कट है कि यू जस्ट कैनॉट हैव टू थिंग्स कि पीएससी भी आप कर रहे हैं और मैं तो रिसर्च की पढ़ाई कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं चलो प्रीलिम्स भी दे देता हूँ, मेंस भी दे देता हूँ, डोंट डू दिस। इसमें कोई वो आपका रिसर्च का फील्ड हैम्पर करेगा और पीएससी तो नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको टोटल 1 ईयर 2 ईयर जो भी है डेडिकेशन आपको यहाँ चाहिए, डिवोशन चाहिए, आपको लग करके करना पड़ेगा। क्योंकि आप दो चीजें हैं, आप यहाँ पे, मैं बहुत आइडियल सिचुएशन आपको बताने नहीं आया हूँ, मैं प्रैक्टिकल बातें करना चाह रहा हूँ जो है यहाँ पे आप अपने घर वालों से, माँ बाप से पैसा लेके आए, सब सामान्य मिडिल क्लास के लोग होते हैं, आप अपना उतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, घर के लोग यही कर सकते हैं, आपको सुविधा आपके लिए इन्वेस्ट करते हैं, सो जिसको बोलते हैं ना संसाधन वो आपको दे रहे हैं, तो समय और श्रम आपका है, समय श्रम और संसाधन तीनों चाहिए। संसाधन आपके माता पिता या आपके गार्जियन दे रहे हैं, ठीक है, तो समय और श्रम ये दोनों आपका है, आप
आपको 100% लगाना पड़ेगा, उस श्रम में मार्गदर्शन आपको संस्था से मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इधर से पढ़ाने वाला आदमी 100% दे रहा है, then you have to invest your 100% in that, कि आप किसी भी हालत में माने गड़बड़ ना होने दें, अपना पूरा दें। बिकॉज बाद में रिजल्ट कुछ भी हो, आपको ये नहीं लगना चाहिए था कि मैंने तैयारी अच्छे से नहीं की। एटलीस्ट आपके मन में ये सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि आपकी तैयारी पूरी थी, आपने 100% अपना दिया था, अब रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में है, जो भी आपने एग्जाम दिया हुआ है। तो मुझे लगता है ये चीज बैकग्राउंड में है। एंड देन पढ़ाई की अगर हम बात करें, पहले भी आपको अभी दारा सर का लेक्चर चल रहा था तो मार्गदर्शन मिला होगा, आगे भी पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके लिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मेरे ख्याल से सुनील सर लोग ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। मुझे ये लगता है कि आपको ये मालूम होना चाहिए मुझे पढ़ना है। अब टाइम, कोई मॉर्निंग राइजर है, कोई लेट, मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ओनली थिंग इज कि आपको क्वांटिटी में पढ़ना है, नो डाउट अबाउट इट, बट उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वालिटी में पढ़ना है। तो दोनों चीज़ें। अब क्वालिटी में पढ़ना मैंने आप शुरू दिन से छांटने लगो कि मैं क्वालिटी में पढ़ूंगा तो नहीं हो पाएगा। क्वालिटी तभी आप डिसाइड कर पाओगे जब आपके पास क्वांटिटी है। मैं अभी जैसे होता है ना कि ये पढ़ा और ये आ गया, तो वो वैसा व्यक्ति बनने के लिए आपको पहले क्वांटिटी आपको चाहिए। बैकग्राउंड में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आप शुरू से बोल रहे हैं मैं क्वालिटी में पढ़ूंगा, संभव नहीं। सो कहने का मतलब है जब आप आए, अब मुझे मालूम है कि आज के डेट में अगर ठीक है मुझे संविधान पढ़ना है तो संविधान का कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, किसमें से क्वेश्चन ज्यादा अच्छे आएंगे, किसमें से ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन आएंगे, तो बट देन उसके लिए आपको संविधान का ज्ञान तो चाहिए ना। अब संविधान का ज्ञान का मतलब सिर्फ प्रस्तावना और अधिकार और कर्तव्य नहीं है, देयर आर नॉट मेनी सेक्शंस, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो क्वांटिटी इसलिए जरूरी है कि पहले आपके पास उस सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। बेसिक नॉलेज जब आपने ले लिया देन ओनली आप डिसाइड करेंगे कि इसमें कैसे स्टेप बाय स्टेप और किसको ज्यादा डेप्थ में देखना है, किसको कम डेप्थ में देखना है, वो चीजें आप डिस्कस करेंगे तो आपको मेरे ख्याल से यहाँ से हर चीज उसके बारे में आपको जो क्वालिटी का फीडबैक है वो मिलता जाएगा। एंड आप उसी के साथ साथ उस पर अपना वैल्यू एडिशन करते जाएंगे। ये एक पॉइंट है जो मैं शुरू से, बिकॉज मैं अभी इसलिए बोल रहा था रमेश सर का जिक्र, उनसे यही चर्चा हुई थी और ये उनकी पहली सीख मेरे लिए थी, बेटा क्वालिटी तो ठीक है, पहले क्वांटिटी तो बता दे कि तुमने कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है। ऐसे ही वो बोलते हैं, ऐसे ही उन्होंने बोला था, उन्होंने पढ़ा है तो फिर आप डिस्कशन करते हैं। तो वो मेरे लिए जरूरी मतलब मुझे लगा कि आपके लिए है। तो पहले आपका बेस पूरा तैयार हो जाए, पहले आपका बेस पूरा तैयार हो जाए एंड देन फिर आप उस पर आप और आगे काम कर सकते हैं। दूसरा चीज समय की अगर हम बात कर रहे थे, समय का प्रबंधन जरूरी है। अब आप उसको मेरे ख्याल से प्रोफेशनल ज़्यादा संस्थान में लोग हैं वो बताएंगे कैसे करना है, बट देन वो जरूरी है। आज के डेट में 8 घंटे से लेकर के 16 घंटा अलग अलग पढ़ने वाले लोग मिलेंगे, अलग अलग समय बताने वाले लोग मिलेंगे। आज के डेट में अगर जिसको बोलते हैं सेलेक्ट होने के बाद, आफ्टर द सिलेक्शन अगर आप बोलना चाहें, अब मैं बोलूँगा तुम्हें 2001 में मैं 16 घंटे से ज़्यादा पढ़ता था, तुम्हारी मजबूरी है उसे मानना कि हाँ 16 घंटा पढ़ते थे, मैं पढ़ता था नहीं पढ़ता था वो अलग चीज। सो इसलिए सबसे मतलब उस पर प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि 8 से 10 घंटा, पर 8 तो मैं बोलूँगा 8 से 10 घंटा आप यार मान के चलो 24 घंटे हैं आपके पास, यही काम करने आए हो तो 1/3 तो आपका बिल्कुल बनता है इन्वेस्टमेंट इसमें कि 8 घंटे तो पढ़ोगे ही आप, बाकी 4 घंटे आपके दैनिक क्रियाएं और बाकी 4 घंटे का थोड़ा बहुत आपका रेस्ट हो गया, 8 घंटे की नींद हो गई या 6 घंटे, जितना जैसा आपका सुविधा है। तो मिनिमम कोई भी आदमी, मैं नहीं मान सकता कि 8 से 10 घंटे की स्टडी ना करे और उसका सिलेक्शन हो जाए। हो सकता है कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हो, मुझे नहीं मालूम, बट आपने जितने साल हम लोगों ने एग्जाम दिए हैं और समकक्ष मतलब जो उस समय के समकालीन लोगों ने एग्जाम दिए हैं, तो वैसा तो कोई बंदा हम लोगों को नहीं मिला कि जो 8 घंटे से कम पढ़ा हो। तो 8 से 10 घंटा चाहिए, 16 घंटा वो आपके ऊपर है, बट 8 से 10 घंटे की स्टडी चाहिए। क्योंकि आप जब आज के डेट में जो भी 6 पेपर 8 पेपर जितने भी हो रहे हो, वो पेपर आपको करने के लिए जब आप एक दो सब्जेक्ट को भी थोड़ा थोड़ा समय देते हैं ना, तो आपका टाइम ऐसा बीतता जाता है कि आपको पता नहीं चलता है।
स्पेंड किया एंड देन अगेन स्विच बैक टू योर सब्जेक्ट। वो क्रम हर एक का व्यक्तिगत क्रम होता है, आप अपने हिसाब से उसको तय कर सकते हैं, बट मुझे अभी भी लगता है कि समय की ज़रूरत है पढ़ाई के लिए। और आप दूसरा एक एटीट्यूड होता है कई बार हम लोगों का कि अभी बस पढ़ता जाता हूँ और एग्ज़ाम के टाइम पे लिख करके प्रैक्टिस कर लूँगा एंड देन लास्ट के 1 महीने में एकदम अच्छे से कर लूँगा। कृपया करके वो चीज़ मत करिए। शुरू से चाहिए इसमें टाइम और सेम चाहिए कि अगर मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, मुझे 2 घंटा लिखना है, तो मैं आज भी लिखूंगा, कल भी लिखूंगा, आने वाले दिन में भी लिखूंगा, कुछ भी लिखूंगा, लेकिन लिखूंगा अगर लिखने की आदत है। तो वो चीज़ को आप लोग को देखना पड़ेगा। हमारे समय में हम लोग को याद है कि प्रस्तावना पे जो एमपीपीएससी का उस समय आता था तो 60 शब्द वाले छोटे वाले होते थे और 5 क्वेश्चन करने होते थे 600 शब्द वाले, 200 शब्द वाले छोटे होते थे। तो 200 शब्द में सुनील सर लिखवाते थे, तो प्रस्तावना पे ही टीप लिख करके जाते थे हम लोग और अपने हिसाब से बहुत अच्छा बन के जाता था। उसके बाद मतलब बहुत ही पहले बार आराम से लिख करके ले गए और सर ने देख लिया और उसका ठीक है कुछ कमियां खोज दी और वैसे ही रमेश सर के पास ले गए, तो क्या पूरा लिखा हुआ है। सो कहने का मतलब है कि आपको लगता है कि कई बार आपने बेस्ट किया हुआ है, बट देन आपको फीडबैक देने वाला जो व्यक्ति मिलता है तो वो आपको एक अच्छा फीडबैक, और फीडबैक हमेशा मानिए कि अगर क्रिटिकल है उतना ही अच्छा है। आपको कई लोग उसमें बुरा मानते थे, अपना जस्टिफाई करने पे लग जाते थे, नहीं सर हमने तो ये भी लिखा है, हमने तो ये भी लिखा है, आप कैसे ऐसा कह रहे हैं। तो इसे अवॉइड करें। आपका गुरु बैठा है सामने, आपके जैसे हर बैच में कुछ ना कुछ सेलेक्ट करके उसमें निकाले, तो कुछ ना कुछ उनको लिंकेजेस, कुछ ना कुछ उसके पैटर्न्स पता है जो चीज के लिए आपको टोक रहे हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो। तो वो चीज को आपको पॉजिटिवली लेना पड़ेगा। अदरवाइज उससे डिप्रेस होने की भी जरूरत नहीं है कि मेरा लिख रहे हैं बार बार कमी निकल जा रही है। समटाइम्स होता ये है कि ये कमी डेलिबरेटली खोजी भी जाती है सो दैट आपका इम्प्रूवमेंट और ज्यादा हो। कई बार ऐसा होता है कि किसी में जो शिक्षक है वो उसको अंदाजा लग जाता है कि इसमें बहुत ज्यादा स्पार्क है, तो उसकी क्रिटिसिज्म जो क्रिटिकल एनालिसिस और ज्यादा करते हैं सो दैट उसका और बेस्ट निकाला जा सके। सो ये चीजें भी आपको एक अच्छे जो संस्थान में गाइडेंस में मिलती हैं एंड आई थिंक वो परंपरा आज भी जारी होगी जो उस समय थी। तो वो एक पहलू है कि नेगेटिव एटीट्यूड ना रखें और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपना चीजें आप अपना पढ़ाई करें। और उसके साथ साथ मेन मेरा यही रहेगा कि रिजल्ट के कारण कई बार हम लोग डिप्रेस होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब आपको ज्ञान तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन 2 चीज़ें हैं जो मैं बता देता हूँ। मैं चूँकि यहाँ पे एक अवसर मिला है एंड फैमिली बैकग्राउंड मतलब फैमिली और माहौल में है फैमिली, तो मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। जो मैं भी एग्ज़ाम देने आया था तैयारी करने के लिए, तो 99 वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं कोई भी मतलब सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने के लिए मैं तैयार हुआ था एमएससी करने के बाद। एंड उस समय तक एमएससी फिजिक्स हूँ मैं रायपुर यूनिवर्सिटी से रविशंकर से, और वहाँ के रिसर्च फील्ड के लिए एक आध एग्ज़ाम जो होती है वो मैंने फिजिक्स में निकाली थी। सो आई थॉट कि मैं उधर जा सकता था वगैरह, एंड देन फिर मैं इधर सिविल सर्विसेज का मूड हुआ एंड देन इधर आया। तो उधर का जब एग्ज़ाम निकालने का एक कॉन्फिडेंस था कि जब मैंने फिजिक्स में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का निकाल लिया, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज का एग्ज़ाम निकाला है रिसर्च के लिए, तो पीएससी तो मतलब निकाल लेंगे ये था। और अपने दोस्तों के अपने ग्रुप में हम लोग बात करते थे कि कोई भी एग्ज़ाम तो फेल नहीं करूँगा। एंड ओनली प्रीलिम्स आई फेल्ड वाज द एमपीपीएससी 99 का प्रीलिम्स। मैं उसके अलावा कोई प्रीलिम्स फेल नहीं हुआ। पहली बार दिया था और पूरे कॉन्फिडेंस में था कि मेरा नहीं रुकेगा, मेरा रुका था। तो ओवर कॉन्फिडेंस डेंजरस। और नंबर 2, जिस एग्जाम को आप बहुत लाइटली लेते हो वो आपको हिट कर सकता है। यूपीएससी को बहुत सिंसियरली लिया 2000 में, सो वहाँ निकल गया। लेकिन एमपीपीएससी 99 73 सीट्स थी मुझे याद है, और वो लास्ट थी 2000 वाली लास्ट, उसके बाद आई तो 99 में चल रहा था कि होगा 73 सीट्स थी। और मैंने जब प्रीलिम्स दिया था तो प्रीलिम्स देने के बाद जो होता है ना वो कॉन्फिडेंस था कि नहीं 2 सीट भी होती तो अपना हो जाए। सो वो जो ओवर कॉन्फिडेंस है लेट होता है, तो वो ध्यान रखिएगा। बट देन वहाँ पे
साथी थे सब कई बार मजाक उड़ाते हैं, क्या भाई तुम तो कह रहे थे कि निकल जाएगा। सो यू मेक दैट एज योर स्ट्रेंथ। मैंने उस समय मजाक में या जो भी कहो, कई बार ऐसा होता है ना, तैयारी आप शुरू करते हो, मैंने बोला था 2000 में जो दूंगा वो निकालूंगा, तो 2000 में एमपी भी निकली, राजस्थान में निकली, यूपी पीसीएस भी निकली और यूपीएससी भी निकली। तो आपको वो नहीं करना है। उसके बाद आगे सालों में से चर्चा की, मेरा तो रुक गया, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तो बट देन ये आपकी लर्निंग है कि आप उस पर डिप्रेस, अब मैं वहां पे सोच रहा था कि ये, या फिर मैं एग्जाम को गाली देने लगता, नहीं यहाँ तो सब गलत है, भ्रष्टाचार है, इसलिए मेरा नहीं हुआ। तो ये बहुत इजीली हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं कि नहीं वो तो उधर एमपी वालों को करना था, इसलिए हम लोगों को काट दिया। ये भी एक एटीट्यूड हम लोगों में बड़ा जल्दी आ जाता है। तो कृपया करके इससे बचिए। मतलब आज भी संस्थाओं की पवित्रता बरकरार है। यूपीएससी में 3 बार दिया हूँ, तीनों बार निकला है। तो ऐसा है, तो अगर वैसा हो रहा होता तो हम लोगों को कहाँ से नंबर मिलता। सो दैट मीन्स कि अभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जो संस्थाएं हैं, उनकी पवित्रता है। आपको अपना मेहनत करने का जरूरत है। ये मेरा अपना खुद का एग्जाम्पल है कि जिस एग्जाम को मैंने सोचा था कि इजीली निकालूंगा, वो मेरे लिए सबसे टफ हो गया, और जिस एग्जाम को मैंने टफ समझा उसमें मतलब चीजें चाहिए दिशा में होती है। तो ये चीज आप मान के रखिए। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर एक एग्जाम आप देते हैं और मान लीजिए नहीं हुआ, तो ये मानिए आप अपनी मेहनत पे 100% रखिए। मानिए ईश्वर ने आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचा हुआ है, तो वो विश्वास आपके लिए जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे ये एग्जाम 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 3 वर्षीय प्रोग्राम भी आपका हो सकता है। तो आपको ये सोच करके तैयार रहना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद आपको 100% अपना मेहनत करना पड़ेगा। सो आई थिंक आप लोग जब यहाँ पे है तो उसी मनोयोग के साथ आए होंगे कि वो आप अपना 100% देंगे। और मुझे लगता है कि आप जब देंगे अपना 100% तो आपको आपकी मनचाही सफलता भी मिलेगी। और आई एम ओपन टू एनी डिस्कशन, बिकॉज मुझे नहीं मालूम कि और मुझे क्या आज के डेट में आपको सब्जेक्ट पे बताना चाहिए। बिकॉज सब्जेक्ट मैंने जैसा कहा चीजें रिलेटिव हैं, तब भी कठिन थी, आज भी कठिन है, आगे भी कठिन रहेगी। अगर तब देने वालों की संख्या कम थी तो देने वालों की संख्या ज्यादा है, सीटें कम थी तो सीटें थोड़ी ज्यादा है। तो तुलनात्मक कठिनाई हमेशा तब भी थी, आज भी है, आगे भी बनी रहेगी। और मैं आप सभी लोगों के बेहतर भविष्य की कामना करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जिस भी फील्ड को आपने तय किया है सफलता के लिए, वो फील्ड में आप रहें। बीएससी, यूपीएससी, एनीथिंग जो भी आपने पकड़ा है, बैंक से लेकर के जो भी फील्ड आपके दिमाग में आता है, उस फील्ड को एक बार डिसाइड करने में टाइम लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब एक बार डिसाइड कर लिया, देन फिर डेविएट मत कीजिए, तब 100% आप अपना दीजिए उसको। डिसाइड करने में हो सकता है आपको थोड़ा एनालिसिस करने की जरूरत पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप कर लीजिए। बट वंस यू डिसाइडेड फॉर दिस कि एक बार ये करना है, तो देन फिर उसमें टाइम आए नहीं होता है, पैरेलल वो नहीं होगा मूवमेंट की ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, साथ में एमए भी कर लूंगा, ये सब नहीं होगा। देन फॉरगेट एवरीथिंग एंड देन जस्ट बी फोकस एंड इस पे आप अपना काम करिए। तो मैं आप सभी के बेहतर भविष्य की कामना करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चाहा हुआ अपना मुकाम हासिल करें, और इन शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय।